अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर। एक वाक़या हम सबको हिला गया, वो साहिवाल के करीब मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मार दिया गया था। फिर उसी से मिलता जुलता एक वाक़या, इमरान खान साहब ने रावलपिंडी के एक हल्के से इलेक्शन लड़ा था 2013 में। वहाँ से वो MNA मुंतखब हुए थे और सदीकी चौक रावलपिंडी में दो भाइयों को पुलिस ने ना रुकने पर गोलियाँ मारी थी और मौके पर शहीद हो गए थे। ऐसा ही एक वाक़या इस्लामाबाद जैसे शहर में भी हुआ। इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान, जिसको सबसे मॉडर्न शहर कह सकते हैं, सबसे तहजीब याफ्ता शहर कह सकते हैं, और इस्लामाबाद में जो फोर्सेस काम कर रही होती हैं पाकिस्तान में, उन फोर्सेस को सबसे मोतबर, सबसे टू द पॉइंट और बड़ा समझदार समझा जाता है। तो उस फोर्स ने भी एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया और वो शहीद हो गया। और कौन ज़िम्मेदार है? क्योंकि इस मुल्क में ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जहां पुलिस लोगों को अपनी गोलियों का निशाना बनाती है और फिर उसका इंसाफ नहीं मिल पाता। कभी मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी को इस तरह के मामले में कभी कोई सज़ा हुई हो। तो प्रोग्राम के शुरू में ज़रा हम इस पर बात करेंगे और उसके बाद PDM का अगला प्लान और अब हुकूमत किस तरह मुज़ाकरात पर उनको राज़ी कर पाएगी, मुज़ाकरात होंगे भी कि नहीं होंगे, इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए ज्वाइन किया सीनियर तजिया का जनाब ओरिया मकबूल ज्वाइन कर लिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया ओरिया मकबूल जान साहब वक्त देने के लिए। मुझे ज्वाइन किया है नज़ीर लगारी साहब ने, ज्वाइन कर चुके हैं, उनका बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में इफ्तिखार अहमद साहब ज्वाइन करेंगे, ऐसा उनको भी आप ले लीजिए। इफ्तिखार अहमद साहब का भी बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब, मैं चाहूँगा सर बग़ैर सवाल के, मतलब सवाल क्या पूछूं, बड़ी बेबसी सी नज़र आती है सर इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ, और ये को अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है सर। तारीख भरी पड़ी है पाकिस्तान की कि पुलिस के हाथों किस तरह मासूम शहरियों का कत्ल हो जाता है सर। देखिए, पाकिस्तान की पुलिस की जो ट्रेनिंग है ये इनहेरिट करती है गोरे की ट्रेनिंग से, और गोरे की ट्रेनिंग 1860 में ये लॉ आया है जिसे इंडियन पीनल कोड कहते थे, फिर उसके साथ साथ इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते थे और पुलिस एक्ट कहते थे। ये सारे के सारे उसी ज़माने के बनाए गए हैं। थाने का स्ट्रक्चर वही है, ट्रेनिंग वही है, इनहेरिटेंस वही है, और उसके नज़दीक लॉ एंड ऑर्डर का मसला यही है कि आप खौफ से कैसे लोगों के ऊपर अपने आप को मसलत करते हैं। और उसके साथ साथ फिर आगे हमने उनको जो जिस किस्म की जिम्मेदारियाँ सौंपी वो गोरे नहीं सौंपता था। वो गोरे के ज़माने में ये नहीं होता था कि आपने अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ पर्चे कैसे कराने हैं, आपने उनकी जो है पानी कैसे बंद करवाना है, आपने उनकी बिजली कैसे कटवानी है, आप उनके रिश्तेदारों को कैसे इन्वॉल्व करना है कत्ल के मुकदमों में, आपने उनकी जो है चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट जो है उनके घरों की बाकी चीज़ें उनको कैसे रोकना है। ये सारे काम, गंदे काम जो है हम पुलिस वालों से कराते हैं। और फिर बल्कि यहाँ तक पुलिस वालों से कराते हैं कि जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो हम अपने उम्मीदवार जो है मुकाबले वाला, उसको बिठाने के चक्कर में भी पुलिस को इस्तेमाल डलवाते हैं, उन इस्तेमाल कर। तो ये दो चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं, गोरे ने तो चलो ठीक है एक काम ये नहीं किया था कि अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसने वैसे ये काम किया था कि किस तरह हमने खौफ मुसलत करना है लोगों के ऊपर। तो जब पुलिस को खौफ मुसलत करती है और फिर वो सियासी हुक्मरानों की लाडली भी हो जाती है, तो फिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अब तो हम अनवारंटेड हम जो मर्जी कर सकते हैं। अब देखा ना, ये इस्लामाबाद का हो गया, इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या किसी पुलिस वाले को आज तक किसी एक वाक़े पर सजा हुई है? नहीं हुई ना सर, मुझे तो चला का इंक्वायरी होगी, उसके बाद नहीं पड़ा। नहीं है मुझे, मैं 32 साल मैंने इनके साथ गुजारे हैं, मुझे खुद नहीं याद। उसकी वजह यह है कि एक लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है, एक्टिंग इन गुड फेथ, कि हमने जो कुछ काम किया है वो बुनियादी तौर पर कत्ले अमद नहीं था, ये हमने एक्टिंग इन गुड फेथ किया है। और एक्टिंग गुड फेथ वो चीज़ है कि जिसके अंदर आपको लिवरेज मिल जाता है कि जनाब उसकी नीयत तो ठीक थी, बंदा मर गया। ओरिया साहब, ये वैसी चीज़, कता कलामी की माफ़ी चाह रहा हूँ सर आपसे। साहिवाल से लेके सदीकी चौक में भाई मरे और इसी तरह वाक़यात की एक लंबी लिस्ट है सर। क्या पुलिस या फोर्सेस को ड्यूटी अंजाम देते हुए इस तरह के हादसा हो जाते हैं, या इनको रोका जा सकता है, इस पर कंट्रोल हो सकता है? क्या दुनिया भर में पुलिस फोर्स इसी तरह लोगों को मार देती है हर 6 महीने बाद, 4 महीने बाद सर? देखें, अगर पुलिस से कोई ऐसी गलती हो जाए तो उसके ऊपर पब्लिक और सिविल सोसाइटी खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर गवर्नमेंट भी उसके ऊपर एक्शन लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की सूरत। अब अमेरिका में ज़ाहिर इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन आप देखें ना कि अमेरिका की से एक वाक़े ने पूरे का पूरा सिनेरियो बदल गया, और इतना बड़ा सिनेरियो बदला कि ट्रंप इलेक्शन हार गया।
एक जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो वाक़या हुआ है उसने सूरत हाल ही बदल के रख दी पूरे के पूरे अमेरिका की, कि ये क्या आप रेसिज्म की तरफ जा रहे हो। इंग्लैंड में भी हो जाते हैं, बाकी जगह भी होते हैं, एक ज़ाहिर बात है एक पुलिस का फोर्स का आपस। लेकिन जिस वक्त आपका फैशन बन जाए, जब आप ये समझें कि नहीं आप तो ट्रिगर हैप्पी हैं, आप तो फायर करने के ऊपर शेर हैं और आपको आ जाएगा, तो फिर मसला बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब ने ज्वाइन किया और ये पाकिस्तान सर, बिल्कुल गॉट द पॉइंट सर। इफ्तिखार साहब, पुलिस रिफॉर्म्स वाला एक ऐसा लफ्ज़ है, मुझे याद है कि आई वाज इन 10th क्लास, तो जो बोर्ड के इम्तिहान हुए थे तो उसमें एक ऐसे आया था पुलिस रिफॉर्म्स पे। तो 20 साल पुराना वाक़या है, पुलिस रिफॉर्म्स के नारे लग रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही किसी से। सर इसकी वजह क्या है? देखिए, पुलिस का रिफॉर्म अगर आप करना चाहते हो तो पुलिस को आपको देना पड़ेगा मुकामी हुकूमत के हवाले करना। इसके अलावा पुलिस रिफॉर्म्स का सारा तस्वर महज ब्यूरोक्रेट्स का अपना पैदा करता है। ब्यूरोक्रेट का फलसफा होगा, इनकी अपनी वो सारी ड्राफ्टिंग होगी और ये चाहेंगे कि इनके तमाम के तमाम जो हकूक़ हैं उसमें महफूज हो। ये दिखावे का हो। मैं समझता हूँ पुलिस को अगर रिफॉर्म करना, पुलिस नहीं, अगर किसी भी डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करना है तो उसके लिए अवामी हुकूमत एक लाजमी जुज़ है। उसके बगैर ये सारे जो सरकारी नौकर हैं ना, पुलिस के हैं, नॉन पुलिस हैं, खाकी हैं, अपना ये ब्लैक वर्दी वाले हैं। सब अवामी हुकूमत ही रही है ना इस मुल्क के अंदर। अगर वो 3 दौर निकाल दें मार्शल लॉ के तो फिर अवामी हुकूमत ही है ना सर। मेरे दोस्त एंकर बात सुन लिया करो मेरे प्यारे। जी सर। मैं कह रहा हूँ, आपने सवाल मुझसे किया, जवाब मुझसे लेना ना, कि अपनी मर्जी का कोई जवाब लेना। नहीं, मैं अपनी मर्जी का नहीं ले रहा सर। मैं ये कह रहा हूँ कि कौमी हुकूमत के बाद एक अवामी हुकूमत होती है। अवामी हुकूमत से मेरा मतलब लोकल बॉडीज है, मुकामी हुकूमत जिसको बोलते हैं। जी सर। जिसको ये नौकरशाही लोकल गवर्नमेंट ही बोलती है। कभी लफ्ज मुकामी हुकूमत का उसके साथ इस्तेमाल नहीं करती, डरती है। मैं देखता हूं अगर हो और ये कत्ल हो, बिल्कुल क्या होगा? 2 बजे का वाक़या है, आप 300 जजेस के ऊपर मुश्तमिल वो बना दें। क्या बनाइए आपने? जो 300 जजेस पे ले आओ, रात 2 बजे का वाक़या खत्म। यहाँ पे दिन दिहाड़े साहिवाल वाला वाक़या, लोगों ने वीडियो बनाई बसों में से खड़े होके, हमने वीडियो चलाई, एंकर्स ने सब देखते रहे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? साबित कर दिया गया कि वो दहशतगर्द था, गाड़ी चलाने वाला। और बाकी क्या था? कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज के बारे में मेरे सीनियर तजज़ियाकार साबिक ब्यूरोक्रेट आपको वाज़ेह तौर पर बताएंगे ये कोलैटरल डैमेज बेचारा क्या होता है। सर, मैं औरिया साहब के पास आके सर पूछता हूँ सर। अभी टर्न लगारी साहब का। सर लगारी साहब, इस समय 22 गोलियां कल लगी हैं और आप कह रहे हैं कि वो ताकब करते हुए फायरिंग हुई और 2-4 गोलियां चल गई। नहीं होगा ये लगारी साहब। बिल्कुल सही सर। रवैया बदलना होगा, बिल्कुल ठीक है। निजाम हुकूमत बदलना होगा अगर आप इंसाफ के मतलाची हैं, वरना ये सब ड्रामा है। ये ड्रामा 70 साल से चल रहा है। लगारी साहब एक कमेंट कर दीजिए सर। पुलिस रिफॉर्म्स, नया पाकिस्तान, इमरान खान साहब तो नो पुलिस रिफॉर्म। मैं कमेंट ले रहा हूं लगारी साहब का सर। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ गिविंग पावर टू द इलेक्टेड पीपल एट द मोहल्ला लेवल, एट द तहसील लेवल। सर आप वाली बात इमरान खान साहब किया करते थे सर। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर यही बात किया करते थे जो आप कर रहे हैं। तो ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर क्या कहते थे और क्या नहीं कहते थे, मैं आई एम नॉट कंसर्न विद द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ। वी आर नॉट डिस्कसिंग प्राइम मिनिस्टर, वी आर डिस्कसिंग इंसिडेंट व्हिच हैज टेकन प्लेस। गॉट द पॉइंट सर। लगारी साहब ओवर टू यू सर। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है और हम जर्नलिस्ट ऐसे वाकयात रिपोर्ट करते रहते हैं। कब तक सर हमारे मासूम बच्चे, मासूम शहरी मुहाफिजों के हाथों शहीद होते रहेंगे सर? हमारे मोहतरम जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि अंग्रेज़ का दिया हुआ ये जो पुलिस और हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और हमारा जितना भी सिविल जूरिस्प्रूडेंस है सब वो दिया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि ओवरऑल हमें कॉलोनियल स्ट्रक्चर दिया गया, उसके रोल वाज़े थे, उसका सबका किरदार अपनी अपनी जगह पर वाज़े था। जितने भी एक्ट बने, जितने भी कवानीन बने और अप टू 37 और उसके बाद और 19वीं सदी से लेकर
20वीं सदी और फिर 21वीं सदी में जो कुछ बन रहा है उसी के अंदर ही है कि हम एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर में रहते हैं। हमारा पूरे का पूरा हुक्मरान अशराफिया वो नौआबादकार अशराफिया है जिसका इस मुल्क से अफराद हमारे हैं, और यकीनन कुछ लोग जो हैं वो उनको उनसे मिट्टी की खुशबू भी आती है, लेकिन हमारे लोग होते हैं और उनका दिमाग, उनका तर्ज अमल, उनका काम करने का तरीक़ाकार वो सारे का सारा कॉलोनियल होता है, और वो एक ऐसी आबादी के साथ डील कर रहे होते हैं जो गुलाम बनाई गई, जिसको जो है वो मकामी जाहिल उजट गवार जंगली हम लोग हैं, और हमारे साथ उसी तरह डील किया जाता है। और हमें ये समझा जाता है कि इनका इलाज कुछ भी नहीं है, इनका इलाज जो है वो गोली है। वो शुरू से लेकर अब तक उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। किसी भी इंस्टीट्यूशन ने अपने आप सर करना क्या चाहिए लगारी साहब इस सब के बाद करना क्या चाहिए सर? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि दो सूरतें हो सकती हैं जी। या तो एक इनकलाब आए और हर चीज को पलट के रख दे, वो नहीं आना सर। और अगर बाइज्जत तरीके से बैठना है तो बाइज्जत तरीके से इक़्तिदार के तमाम मराकज़ बैठकर एक बात को डील करें, और इस बात पर बैठकर कंसेंसस बनाएं कि इंसानों के मुआशरे के तौर पर इस मुआशरे को चलाया जाए, जानवरों के मुआशरे के तौर पर ना चलाया जाए। अगर इस पर कंसेंसस हो सकता है तो ठीक है, वरना आप इतने अरसे से जिसको आप आजादी कहते हैं तब से लेकर अब तक आप चला चुके। आगे बढ़ रहा हूं सर अगले टॉपिक पे चलाएंगे, और ये मकबूल जान साहब लोग जो हैं वो कभी ना कभी तो उठेंगे और कभी ना कभी तो लोग अपना हिसाब किताब लेंगे। सर बिल्कुल ठीक लेना भी चाहिए। कब तक ये ज्यादतियां होंगी? और या मकबूल जान साहब आपकी नजर में पीडीएम के 8 जलसों के बाद पीडीएम अपना क्या इंपैक्ट डाल पाई है और किस हद तक पीडीएम कामयाब है सर? ओरिया साहब देखिए, आखिरी जलसा जो था ना उसने काफ़ी हद तक खुद पीडीएम वालों के लिए मसाइल बना दिए। उसकी वजह यह है कि सियासत के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये है कि आप हाई होप्स नहीं रखते, आपको अपना पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पीछे वर्कर किस किस्म के हैं और कितनी आपकी ताकत और कुव्वत है जी। एक ज़माना होता था कि जब मीडिया जो है आपका बैंड नहीं बचाता था, ना आपका ढोल पीटता था। जब आप मीडिया के सामने आ जाते हैं और जब 22 करोड़ लोग आपकी ये बात सुनते हैं कि कल आर या पार हो जाएगा, और 22 करोड़ लोग सुनते हैं कि हम ये करते हैं कि इतने दिन में ये हो जाएगा, तो बड़ा मसला हो जाता है। पहले आज से कदम 10-15 साल पहले जब रैलियाँ निकलती थी, जुलूस निकलते थे, तो 22 करोड़ लोग नहीं सुनते होते थे। अखबार में ज़्यादातर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्टेटमेंट आ जाती थी, या उसके बाद PNA वालों का कोई आ जाता था, थोड़ा बहुत BBC में होता था। वो तरीके और तरह की थी। अब मामला बिल्कुल और हो गया। अब तो टीवी भी नहीं है ना। अब तो सूरत हाल ये है कि टीवी के साथ साथ 10,000 यूट्यूब चैनल वाले लोग बैठे हुए हैं कि जो साथ साथ ड्रोन कैमरे लेके एरियल व्यूज़ लेके जाते हैं। दूसरी बात जो अहम तरीन बात यह है कि इस सारे के सारे मामले का मैंने पहली दफ़ा ऐसा देखा है कि 11 पार्टियां हैं और हर पार्टी जो है उसका लीडर जब तकरीर फरमाता है तो वो अपने लीडर की हमदो सना बयान करता है। मरियम नवाज कहेंगी नवाज शरीफ हमसे ये नहीं कहेगा, ये बात नवाज शरीफ नहीं मानेगा, ये बात बिलावल भुट्टो अपने उसके हिसाब से बात करेगा। ये सारी कैफियत मैंने एक तहरीक PNA की अपनी आंखों के सामने देखी है। 9 लोग थे कैमरे, मतलब उसमें अपना असगर खान जैसा हैसियत था, वो कम्युनिस्ट रजीम वाले ताल्लुक़ रखने वाले सारे जो मज़ारी साहब और वली खान की पार्टी थी, जमात इस्लामी कट्टर किस्म की अपना वो उस वक्त समझी जाती थी, बहुत हार्ड लाइन समझी जाती थी, मुफ्ती महमूद थे, ये सारे के सारे लोग थे। लेकिन किसी तौर पर भी इनके यहाँ ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी। वो एक ही मामले पर चलते थे, सारे के सारे लीडरशिप को छोड़ दें एक इत्तेहाद के लिए। मतलब JUIF is the JUIF, People's Party is People's Party। नहीं, या तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जहां अपोजिशन में इत्तेहाद बनता है। इत्तेहाद को दुनिया में कोलिजन गवर्नमेंट में बनते हैं, अपोजिशन में पार्टियां अपना नजरिया लेकर ऐसा चलती हैं। पाकिस्तान में अमरीयत के खिलाफ भी इत्तेहाद बनता है और जमहूरियत के खिलाफ भी इत्तेहाद बनता है, दोनों जगह इत्तेहाद बनता है। और दूसरी बात यह है ना, आपने कहा कि हम जो पता बेसिक फैसला ये किया है कि हमने इलेक्शन में अदारों की मुदाखलत नहीं चाहते, ये चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताइए इसका फैसला कैसे होगा? क्या अदारे मानेंगे
हम मुदाखलत चाहते हैं? अदारे किस कानून के तहत करते हैं? कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप ख़त्म करवाएंगे। ठीक, क्या अदारे जो हैं वो आपकी कॉपरेशन के बगैर मुदाखलत करते हैं? क्या अदारे, जाहिर बात है अदारे जो है वो राइट ऑन द बॉक्स तो नहीं करते। आपके ख्याल में पीडीएम इज नॉट इन राइट डायरेक्शन? सर आप समझते हैं पीडीएम इज नॉट इन राइट डायरेक्शन? नहीं, मैं आप मुझे आप कोई मैंने सारे पीडीएम की लीडरशिप के सामने सवाल रखा है। मुझे बताओ इस जो अदारों की मुदाखलत है इसका हल क्या है? कैसे नेगोशिएट करोगे और किसके साथ करोगे? और क्या अगर कानून आज भी कानून कोई नहीं है? सर मैं इसी पे रिस्पांस ले रहा हूं साहब। हाउ शुड रिस्पांस सर? नंबर एक कि ये 11 जमातों का इत्तेहाद नहीं है, ये 10 जमातें हैं। नंबर दो, ये भी वही कर रहे हैं जो पीएनए में होता था। भुट्टो का इस्तीफा, भुट्टो की जान, भुट्टो की जान, भुट्टो का इस्तीफा, भुट्टो की जान, नए इलेक्शन। वली खान भी ये कह रहा है, वली खान की बीवी भी कह रही है, अफजल खान भी ये कह रहा है, हर आदमी ये कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। मैं पीडीएम का हमायत नहीं करता और ना ही मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान की हमायत करता हूँ। मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। न वो मेरे मसाइल की बात करता है, न ये मेरे मसाइल की बात करता है। वो से जब मेरे मसाइल की बात की जाए तो मजाक उड़ाता है। वो सारी की सारी बुराइयों का जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमतों को ठहराता है बजाय जवाब दे। और पीडीएम जो है ये महज एक शख्स को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत है और जो मुनासिब नहीं है। तावक्ते कि ये सियासी जमातें हकीकी तौर पे 8000 यूनियन कौंसिल में अपनी पार्टीज़ नहीं बनाती, वहाँ पे वर्कर्स पैदा नहीं करती, तो तब तक लाखों का इज्तिमा किसी शहर में भी नहीं होगा, कभी भी नहीं अब होगा। या मजहबी बुनियादों पे हो जाए, अगर अभी मजहबी कोई मसला इशू खड़ा कर लिया जाए तो हो सकता है, क्योंकि वो मजहबी मसला ऐसा होता है जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक मज़हब आपके साथ साथ चलता है। जब आप पैदा होते हैं तो आपके कान में अजान दी जाती है, उस वक्त भी आपको होश कोई नहीं होती, और जब आप मर जाते हैं तो आपका जो जैसे खाकी पड़ा होता है उसके आगे भी एक मौलवी खड़ा हुआ तकबीर पढ़ रहा होता है। तो ना उस तकबीर पे आपका वो काबू होता है, ना आपके कान में जो अजान दी जाती है, और हम सारे इसके दौरान जिंदा रहते हैं। और चूँकि हम मुसलमान हैं इसलिए हम हर उस चीज़ के ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हैं जो हमारे बुनियादी इफ्तिखार साहब, मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि पीडीएम अब तक कामयाब है कि नाकाम? चलिए आप करने बात। नहीं मैं दीन की बात कर रहा था, उसको गलत मतलब ना पहना दिया जाए। नहीं पहना रहे। तो मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ मेरा पॉइंट क्लियर हो जाना ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ सर। तो मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा और मैं पत्थर मारूंगा, शीशे तोड़ूंगा, सब कुछ करूंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम के खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद लगारी साहब से मैं ये राय लूँगा कि अपोजिशन के पास अगले बड़े ऑप्शंस इस्तीफ़ों के अलावा जो बता रहे हैं वो कितने इम्पैक्टफुल होंगे, क्या टारगेट अचीव होगा, या जो अचीव करना चाहती है पीडीएम वो हासिल कर पाएगी या नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। लगारी साहब, अगर पीडीएम के अगर हम बयानिए की बात करते हैं और प्लान की बात करते हैं वो मुस्तकिल नहीं है सर। अगर इस्तीफे नहीं देने थे या सेनेट इलेक्शन के बाद देने थे तो ये बात उनको पता होनी चाहिए थी कि ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं, उसके बाद सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम अपना बाद का प्लान पहले मत दें। तो ये फैसला जो इस्तीफों का नारा लगाया गया था, आपके ख्याल में ये गलत लगाया गया था? गलती होगी पीडीएम से सर? जमनी एक मूवमेंट को छोड़कर, एक तहरीक को छोड़कर जो 1983 में चलाई गई थी, उसके अलावा जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं जी, कहीं ना कहीं उनके डांडे इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए होते हैं। अच्छा, ये जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट से मिले बगैर ही मूवमेंट चला रहे थे। इनने सारे कार्ड एक साथ मेज पर बखेर दिए और तहरीक चलाने का इनका शायद अचानक फैसला हुआ कि प्रेशर में थे मौलाना के। मौलाना पहले दिन से कह रहे थे कि ऐवान में जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उनका अपना एक अच्छा शख्सियत का दबाव भी पड़ता रहा, और ये फाइनली इस बात पर पहुंचे कि जिसके मुंह में आया वो उसने अपना एजेंडा दे दिया।
एक ने कहा जी लॉन्ग मार्च होगा, इसने एक ने कहा जी जलसे होंगे, फिर किसी ने कहा कि जी अच्छा इस्तीफे होंगे, फिर किसी ने कहा कि सेनेट का बाइकाट होगा। ये प्लानिंग से नहीं चल रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इनको सिखाकर कुछ कहती, लेकिन वो शायद अगर कोई सिग्नल होगा, मुझे नहीं पता, अगर कोई सिग्नल होगा तो प्लान का सिग्नल नहीं होगा। तो फिर इन्होंने कहा हम खुद ही प्लान बनाते हैं। इन्होंने सारे कार्ड उठाकर मेज पर रख दिए और कहा कि जी हम तो ये करेंगे। और जो उधर से थे, जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट तो उधर भी है ना, और उनकी सरपरस्त भी तो उनकी तरफ से हो रही है। तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा ये मूव इस तरह कर दो और दूसरी मूव इस तरह कर दो, फिर देखना ये सब लाइन पर आ जाएंगे। और फिर ये बेचारे सारे के सारे लाइन पर आए, और वो भी लाइन इनको बताई जरदारी साहब ने कि भाई क्या करो, ख्याल करो, ये क्या करने जा रहे हो। फिर उन्होंने, हालांकि वो शरीक नहीं हुए इजलास में, उनकी शिरकत जो थी वो रेडियाई राब्ते के जरिए थी, लेकिन इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने अपनी बात जो है वो कर ली कि जनाब एक तो ये कि पार्लिमानी सिस्टम में अगर आप पार्लियामेंट को छोड़ देते हैं तो अपने रास्ते खुद ही मसदूद कर लेते हैं। अगर आप एक इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसको भी छोड़ देते हैं, आपको वैसे उससे शिकायत है कि जनाब इलेक्शन बहुत खराब हुए, और फिर आप उसको प्रोसेस को ही छोड़ दें और कहें कि ना हम बाई इलेक्शन लड़ेंगे, ना हम ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे, ना ही हम जो है सेनेट के इंतखाब में जाएंगे, तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ा मारेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि जनाब ऐसा भी कर लेते हैं। फिर ख्याल आया कि नहीं यार इस तरह तो ये होगा। ये भी छोटे सूबों के जो लीडर थे उनकी तरफ से फरियाद हुई, तो यार मर जाएगी 18वीं तरमीम, हम बर्बाद हो जाएंगे। लगारी साहब, आपका तज्जिया मुझे ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि लगारी साहब के तज्जिए से ये बात निकल रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर इनसे ज्यादा तजर्बाकार और सीनियर सियासतदान कोई नहीं है। ये तीनों मिलकर डायरेक्शन लेस थे आज तक। मैं ये समझता हूं कि ये डायरेक्शन लेस थे और ये समझ रहे थे कि हमें कहीं बाद में हमें पीछे से आवाज देकर कहेंगे वो यार ठहरो जरा, मामलात को बैठ कर करते हैं। वो पीछे से किसी ने आवाज नहीं दी। फिर उन्हें ख्याल है कि यार इस तरह से तो हम सारे के सारे कुएं में जाकर गिरेंगे। तो उन्होंने कहा यार कुएं से बचने के लिए कोशिश करते हैं, ठहर जाओ, यहाँ रुके वो यहाँ रुको और बैठकर अपने सिरे से तीन अहम रहनुमा हैं पीडीएम में, नवाज शरीफ, जरदारी साहब और मौलाना साहब। क्या ये तीनों एक पेज पर हैं? और पीडीएम की अब तक की तहरीक में जो एक परसेप्शन डेवलप हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा प्ले किया और फायदा ही पीपल्स पार्टी को हुआ है सारी मूवमेंट का, इससे आप किस हद तक एग्री करेंगे? 2 पॉइंट्स है सर। पहली बात ये है कि एक पेज पर ओरिया साहब से सर, ओरिया मकबूल साहब से, लगारी साहब, ओरिया साहब से ये सवाल। जी ठीक है जनाब। देखिए पहली बात तो ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जमहूरियत का जो सिस्टम है ना, डेवलपिंग कंट्री में कम से कम इस तरह का डिज़ाइन है कि इसमें अगर आप एक हुकूमत को एहतजाज से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो फिर कभी भी जमहूरियत नहीं उसकी जगह आती, बाकी कुछ और आ सकता है। क्योंकि जमहूरियत का सिस्टम डिज़ाइन है, 10 लाख लोग भी अगर टोनी ब्लेयर के बाहर आके खड़े हो जाएं कि तुमने इराक वॉर में नहीं जाना, वो चला जाता है भाई। उसने जो उसके पीछे उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट जो उसको कैरी होती है वही करता है। 86 मुल्कों के जगहों पे अपना हुए थे, जुलूस निकले थे, उसमें स्पेन में निकले थे, इटली में निकले थे, फ्रांस में निकले, कहीं भी किसी भी जगह पर ये सूरत हाल जो है वो रिजीम चेंज वाली नहीं होती, रिजीम चेंज कहीं और से। हमारे यहाँ असल में चूंकि हुआ ये है कि जब भी किसी बंदे को उतारना होता था, पहले तो ज़िया-उल-हक के ज़माने में, ज़िया-उल-हक के ज़माने में भुट्टो को उतारना था तो जुलूस निकले, जलसे निकले, हुकूमत को उन्होंने जैसे कहते हैं वो कर दिया। उसके बावजूद भी वो खुद ना आ सके, ज़िया-उल-हक की आया। उसके बाद जब ज़िया-उल-हक 18th अमेंडमेंट दे गया तो जब बापे गुलाम इसहाक के लिए कोई काम कराना होता था तो तब भी धरना होता था, तो वो उन्हें निकालते थे बाबा गुलाम इसहाक। 8th अमेंडमेंट ज़िया-उल-हक दे गया था ना, जिसमें 58(2)B आई थी। तो 58(2)B जो ज़िया-उल-हक दे के गया था उसके तहत गुलाम इसहाक खान के पास इख्तियार आ गया था। तो जब उसको उतारना था तब भी एक धरना, काजी हुसैन अहमद साहब का धरना होता था, दूसरे का धरना होता था। ये समझते हैं कि जमहूरी सिस्टम के अंदर, इमरान खान भी यही समझता था आज से 3 साल 4 साल पहले कि हम 126 दिन का धरना देंगे, नवाज शरीफ की हुकूमत चले जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, ना ऐसी जाया करती हैं। अब इन्होंने इसका गवर्नमेंट के अलावा उन्होंने एक और टारगेट पकड़ लिया, और वो टारगेट जो पहले भी मैंने कहा था कि वो टारगेट ऐसा है कि जिस टारगेट की बुनियाद पे पाकिस्तान में नेगोशिएशन हो ही नहीं सकती।
इसलिए नहीं हो सकती कि आप मुझे सबसे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो इलेक्शन में मुदाखलत करते हैं, फिर ये साबित करना पड़ेगा वो किस सतह से करते हैं, वो कैसे करते हैं और किस कानून के तहत करते हैं, जिस कानून को खत्म किया जाए। साबित ही नहीं हो सकती। नहीं, आप कैसे साबित करेंगे? नहीं, और आप दो एमपी को फोन किया कि ये आपने दो लगारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि मैंने अगर सर मैं ये अर्ज करता हूँ, बेशक इफ्तिखार साहब का टाइम है, लेकिन अगर आईएसआई का चीफ कहे कि मैं इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए मैंने बैंक के दरवाजे खोल दिए थे और मैंने रकम बांटी थी, तो क्या ये साबित नहीं होता है कि इलेक्शन मैनिपुलेट भी होते हैं और इलेक्शन जो है वो इंजीनियर बिल्कुल सही, बिल्कुल यही मैं आता हूं। आईएसआई का चीफ पैसे भेजता है, आप 3 बंदों को कहते हैं कि उसको सजा दे दो, लेकिन जिन 50 लोगों ने पैसे लिए हैं किसी एक पर फर्द जुर्म आयद नहीं होती। मतलब ये रिश्वत लेने वाला जायज है, रिश्वत देने वाला, ये इसका मतलब यह है कि पूरी पॉलिटिकल एलीट उनके साथ है। जो बंदा आईएसआई का चीफ फोन करता है कि फलां पार्टी को छोड़ के फलां पार्टी को आ जाओ, तो कल पहला मुजरिम तो वो भी है ना, तो पार्टी छोड़ के आता है, या इस पे फिर पूरे का पूरा मामला खुलेगा और कोई खोलने को तैयार नहीं होगा। साहब क्या एक बंदे ने खोल दिया, आप मुझे बताए जी, एक सेकंड, जिसने पैसे लिए, क्या एक ने माना हमने पैसे लिए? क्या नवाज शरीफ ने माना मैंने पैसे लिए? क्या काजी हुसैन अहमद ने माना मैंने पैसे लिए? क्या बाकी पार्टी मानता ही कोई नहीं? आपके पास सबूत ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। और ये सब एक चीज और ऐड कर दी था कि इफ्तिखार साहब को जरा मैं प्रॉपर टाइम सबूत, अब इस बहस में नहीं जाते। बहरहाल इफ्तिखार साहब के मैंने टाइम लिया, मैं उनसे माजरत खाऊं, आप उनसे गुफ्तगू करें। इफ्तिखार साहब अगर इस पे कमेंट करना चाहें, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि साबित ही नहीं होगा, कहां से साबित करेंगे? लगारी साहब ने एग्जांपल दी, काउंटर कर दिया औरिया साहब ने। सर देखिए, बात साबित करने की नहीं है, जिस आदमी ने दिए वो खुद मानता है, उसका एफिडेविट है, उसको झूठा एफिडेविट देने की आदत थी। जवाब दे में मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा ये टेलीविज़न पर आए थे असद दुरानी साहब, और मेरे सवाल पे बहुत ही बड़ा पुख्ता हो गए। मैंने कहा कि आप कौन थे ये फैसला करने वाले कि ताजिरों से जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं वो किस पार्टी को दें, है ना, किस पार्टी को दें? वो कहते जी हमने ताजिरों से पैसे इकट्ठे किए। वो मान गए कि वो बेनज़ीर के खिलाफ देने। अब जब आईएसआई का साबिक का सरबरा एक इंटरव्यू में कहता है, आप इंटरव्यू सुन लें ना जरा सारा, वो क्या है। एक दूसरी बात, अभी मेरे ओरिया ने बहुत प्यारी बात की, ओरिया हम इरेलीवेंट नहीं है, पार्लियामेंट इरेलीवेंट नहीं है, वो ये वही पार्लियामेंट है जिसने एक्सटेंशन दी है। और अगर पार्लियामेंट एक्सटेंशन ना देती तो एक्सटेंशन नहीं मिलनी। ये पार्लियामेंट को जो इरेलीवेंट आप कहते हैं ना, ये मुनासिब नहीं है। अब आपने पार्लियामेंट को वहां पहुंचा दिया है अपने इस किस्म की गुफ्तगू और तज्जियों और मकालों से कि उन्होंने बिल्कुल चैलेंज कर दिया, जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं था और मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। लेकिन जब आप उनकी 24 घंटे, आपसे मुराद डोंट यू एज ए पर्सन, जब एक खास ग्रोह, एक ग्रुप उनको ऐसा पेंट करे कि अगर वो हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो 22 करोड़ लोग नहीं है, तो ये पेंट करना गलत है। सही बात। समझ आ गया ना? अगर पार्लियामेंट ना होती और पार्लियामेंट एक्सटेंशन ना देती तो फिर कैसे एक्सटेंशन देता? कौन उसको एक्सटेंशन देने के लिए वहां से आता और टेक ओवर कर लेता पार्लियामेंट की बिल्डिंग? इफ्तिखार साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे सर, मुझे इजाजत जरूर पूछिए सर। आप हम सबको तो बुरा कह रहे हैं, उस ग्रोह को भी बुरा कह रहे हैं जो उनको, जो ये इस बात को सपोर्ट करता है। और सर जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं उनके बारे में भी तो कुछ कह दीजिए ना। तो भाई आज ले, मैं तेरे प्रोग्राम में आज वो हतमी बात कहने लगा हूं, जरा अब मुझे 2 मिनट बर्दाश्त करना। सर 3 मिनट दिए, 180 सेकंड ग्रांटेड। से शाम सुनता रहता हूं कि ये चोर हैं, बदमाश हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं। वेरी गुड। इनकी तादाद 1100 है, लुच्चे लफंगों की। इन 1100 में से 22 आदमियों के खिलाफ कुल मुकदमात हैं नैब के। वो दुरुस्त हैं, नहीं दुरुस्त हैं, वो कैसे बनाए गए हैं, वो क्या है, वो बहस नहीं जाता। 1100 में से 22 के खिलाफ, उन 22 की बिना पे 1100 को गाली दी जा रही है, जो मुंतखब हैं, जिनको अवाम लेके आई है। तो मेरे दोस्त, जब
दूसरी तरफ ऐसे कुछ वाकयात सामने आएंगे तो उनको बुरा कहने पर सारों को छोड़ने में जाना चाहिए, वरना फिर पार्लियामेंट सही कह रही है। आप मेरी बात को गौर कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, पॉसिबल नहीं है सर। हम इस सिस्टम को जो इनहेरिट हो गया, इफ्तिखार साहब आपने इनहेरिट कर दिया हमारे अंदर। क्या इनहेरिट हो गया? आप हमारे बड़े हैं, आपने हमारे अंदर इनहेरिट किया, आपके बड़ों ने आपके अंदर किया। इस सिस्टम को कैसे अवॉइड करेंगे आप? भाई बात सुनो, पाकिस्तान तो जमहूरियत ने बनाया, वोट से बना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जर्नैल तो नहीं थे, लियाकत खान जर्नैल तो नहीं थे, कर्नल तो नहीं थे। लोगों ने वोट दे के फैसला किया 46 के अंदर। खुदा का खौफ करें यार, दिस इज माई आर्मी। अब हो क्या रहा है कि जो कुछ गुफ्तगू की जा रही है, और कल बहुत अच्छी बात की मेरे एक एंकर दोस्त ने, कि जो कुछ गुफ्तगू की जा रही है एक इंतहाई मोहतरम और काबिल एहतराम कौमी इदारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि नहीं पहुंचती। बिल्कुल बिल्कुल लगारी कौमी प्रोटेक्शन से बाहर और मुकाबला करो सियासत में। बिल्कुल जो होगा देख। लगारी साहब आगे बढ़ रहा हूं सर। मैं मेरे सवाल सर रह जाएंगे आज के जो पीडीएम के हवाले से हैं। सर आपने बात की थी, वही सवाल मैंने ओरिया साहब की तरफ लेके गया था। क्या जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब, मेरी नज़र में गलत हो सकता हूँ, ये तीन बड़े अहम पीडीएम के रहनुमा हैं जो एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्या ये एक पेज पर हैं लगारी साहब? 100% हैं लगारी साहब। सर कि सियासत में अगर एक पेज पर होते तो एक ही जमात में होते ना। सियासत में अगर इन्हें एक पेज पर होना था, दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों का पस मंजर अलग है, दोनों की सियासत अलग है, दोनों का नजरिया अलग है, दोनों की फिक्र अलग है। मैं पीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। पीडीएम के कॉन्टेक्स्ट में उनके पास एक नुकाती प्रोग्राम है, उनके पास एक नुकाती प्रोग्राम है। वो ये है कि वजीर आजम को इक़्तिदार से हटाया जाए। एक तो ये कि हटाने के लिए इनके पास फोर्स कौन सी है। देखें, तरीके तीन हैं। या तो वजीर आजम इस्तीफा दे दी। बिल्कुल ठीक है सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। या तो वजीर आजम इस्तीफा दे दे, या वजीर आजम जो है वो आप अदम एतमाद लाएं और फेल हो जाए, वजीर आजम को हटा दें। अगर खुदा ना खास्ता अगर वजीर आजम का जहनी तवाजुन खराब हो जाए, आपने नए तरीके भी निकाल लिए हैं जो आइन में नहीं लिखे हुए हैं। आप उसको 43 सेकंड की सजा दें और कहें वजीर आजम साहब भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम अपनी रास्ता पकड़ो। या वजीर आजम को बुलाओ और वजीर आजम को एक सजा सुनाओ और उसके बाद उसको नायल करा दे दो। ये नया तरीका है, इसका नाम है 52B ताजा। आगे लिखा है ताजा ब्रैकेट में, ये ताजा है कि जनाब उसको एक अदालती सजा दिलवाओ, उसको 43 सेकंड बैठा सजा याफ्ता तो हो गया ना। ये पाकिस्तान का कानून है सर, कोई नया कानून नहीं बना। ये कह रहा हूं नहीं, पाकिस्तान का कानून जो है ये रास्ता निकाला गया है। आप वजीर आजम, आपके पास उसको इम्यूनिटी हासिल है, वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल है, वजीर को इस्तिस्ना हासिल है, गवर्नर को इस्तिस्ना हासिल है, प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना हासिल है। आइन दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं। आप उसको उठाकर एक तरफ रख देते हैं और आली मर्तबा जनाब चीफ जस्टिस फरमाते हैं कि अब मुझसे इम्यूनिटी मांगो फिर मैं फैसला करूंगा। ये भी नहीं, और भाई लिखा हुआ है आइन के अंदर, आप उसी को मान लें। अजराह इनायत, अजराह करम, उसी को मान लें कि आइन के अंदर मौजूद है कि प्रेसिडेंट को, गवर्नर को और वज़ीर आज़म को, काबीना किसी वज़ीर को उसकी कारकर्दगी के बारे में इम्यूनिटी। आप उसके होते हुए उसको उठाकर कान से पकड़कर बहन, यार कौन वज़ीर आज़म बनना पसंद करेगा? इफ्तिखार तो बिल्कुल नहीं तैयार होंगे कि अगर इनको कहा जाए कि जनाब आप आ जाएं वज़ीर आज़म, तो मुझे पता है इफ्तिखार साहब बिल्कुल ये रास्ता तैयार नहीं करेंगे। ये मुझे पता है। इफ्तिखार साहब को प्राइम मिनिस्टर मालूम है, मैं इसीलिए उनका नाम दिया। मैं इसीलिए नाम दिया। कभी-कभी साहबियों की तरफ आते हैं तो मैं ना ओरिया साहब भी नहीं बनना चाहते। लगारी साहब ओरिया साहब भी नहीं बनना चाहते। साहब भी नहीं बनना चाहेंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे मालूम है ओरिया साहब। अच्छा इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। लगारी साहब, इफ्तिखार साहब टाइम मांग रहे हैं सर। लगारी साहब, इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी जी। मैं ये इंतहाई मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा में से दोनों असातिज़ा बैठे हैं, राइट टू लेफ्ट के। आज ओरिया साहब को भी आपने उस्ताद मान लिया सर। ये जो होता है बियॉन्ड मीन का मतलब जी सर, अगर इसका इतराक अगर डीएचए पे कर दिया जाए आज रात, और एक कोर पूरी चाहिए मुझे फौज की, ताकि डीएचए को वो घेरे में रखे और ता वक्त के हर घर वाला
ये साबित ना कर दे कि पैसे कहाँ से आए थे। सर व्हाट अबाउट उसको- टीवी एंकर्स? इफ्तिखार साहब, व्हाट अबाउट टीवी एंकर्स? यस 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 100%। आपके कई कलीग मोटरसाइकिलों पे थे या जहाजों पे चले गए सर, आप उनके बारे में भी कहिए ना। कमी बात ना करो। मैंने कहा यस मैं शामिल हूँ, मुझे ले लो। अच्छा अगर सर पूरी कोर दी जाए, डीएचए को हम बंद करते हैं 3-4 दिन के लिए, हर घर पे दस्ते देते हैं शरीफाना तौर पे, कोई बदमाशी नहीं। नहीं सर, पहले अपने आप से शुरू करते हैं। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। खड़ी है गैराज में, इनके बारे में बताइएगा ये किन पैसों से। इफ्तिखार साहब, आप और मैं जर्नलिस्ट हैं सर, आप और मैं अपने आप से शुरू करते हैं। मैं तैयार हूँ। और मेरी ये तो 3 चीजें हैं सर, 5 मरले का घर और एक एग्रीकल्चर लैंड, कुछ 12 एकड़ सर, बस। लगारी साहब भी हमारे साथ आ गए। ओरिया साहब, सर ओवर टू यू। मेरा सवाल अभी भी मैं तो जब रिटायर हुआ था, मैंने अपने पूरे का पूरा लिख दिया था कि मैं रिटायर हुआ हूं, मेरे पास ना कोई जाती गाड़ी है ना जाती घर है। उसके बाद जब एंकरी की तनख्वाह पैसे आए, पेंशन आए, उससे घर बनाया। मैंने तो कॉलम पे ऐलान कर दिया था। सर मेरा सवाल, हम तो हाजिर हैं सारे, पहले हमसे शुरू कीजिए सर। सारे एंकर्स अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। शुरू करें ना। नहीं इफ्तिखार साहब की बात ठीक है, इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल ठीक है। डीएचए का घेरा लो, मॉल्टॉन का घेरा लो और उसके अंदर हर बंदे से बताओ, पूछो कि अब बताओ भाई, तुम बताओ ये 6 गाड़ियां जो खड़ी हैं, ये जो तुमने 5 करोड़ का प्लॉट लिया है, ये जो तुमने उसके ऊपर 8 करोड़ का स्ट्रक्चर बनाया है, ये सारा कहां से आया है? और ये तुमने तुम्हारा बच्चा जो बाहर पढ़ के आया है, और सबसे ज्यादा मुतासिर जर्नल एंकर्स ही होंगे सर। ये सारा, ये 5 ईरान में यही हुआ था, ईरान में यही हुआ था, उन्होंने ये किया था इनकलाब के, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ओरिया साहब मुझे क्रेडिट दें, ओरिया साहब मुझे क्रेडिट दें कि मैंने इफ्तिखार अहमद साहब को और ओरिया मकबूल जान को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया आज। क्रेडिट गोज टू मी। नहीं, हम पुराने एक पेज में हैं, पुराने एक पेज में। अच्छा ओरिया साहब, मेरा सवाल का जवाब दे दे सर। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब एक पेज में हैं कि नहीं? मेरा ये मौकफ था, हम एक हैं। ओरिया साहब जल्दी से सर। हम बदमाशों के खिलाफ जंग में एक हैं, हम लुटेरों के खिलाफ ओरिया साहब मेरे सर इफ्तिखार साहब गॉट द पॉइंट। ओरिया साहब मेरे सवाल का जवाब, नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना साहब एक पेज पे हैं। नहीं ये मफाद के लिए देखे, जब भी कोई इत्तेहाद बनता है ना, इत्तेहाद कभी एक पेज में नहीं बनता। इत्तेहाद बुनियादी तौर पर सबकी मजबूरियां उसको लेके इकट्ठा करती हैं और इनकी मजबूरियां ने इनको लेके इकट्ठा किया हुआ। इत्तेहाद कभी एक पेज नहीं होता, पेज वेज को नहीं होता। वो पेज जो है फट चुका हुआ है, सारा शुरू से पेज ही खाली होता है बेसिकली। मुफाद के हर दफा इत्तेहाद ऐसे होते हैं सर। ज्यादा सर ये जो परसेप्शन बना है कि जरदारी साहब को बहुत फायदा हुआ, ये बात किस हद तक दुरुस्त है ओरिया साहब? नहीं, जरदारी बहुत, देखे जरदारी को उनको जितना फायदा सोच नहीं सकते। देख बेनजीर की पूरी, देखे मरियम नवाज जो है उस कबर पे आई है जिस कबर पे कभी उसके बारे में उसका वालिद क्या क्या कुछ कहता था, उसने फूल निछावर किए हैं। वहां उसकी तकरीर के दौरान शेर का शिकारी आया जैसे नारे लगे हैं।